गए स्कूल से, जहाँ भी आपने कॉलेज लाइफ स्टार्ट की आपकी, तो वहाँ पे आपको किसी से प्यार हुआ या जो भी चीज़ ऐसा बोलते हैं कि अट्रैक्शन हुआ किसी से? जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य वर्मा। आज हम मिलने वाले हैं फोर्स एकेडमी के डायरेक्टर लखन सर, क्योंकि आज इस डायरी के अंदर कई सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको जिससे अभी तक सर बचते हुए आए। तो आज सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होने वाली है। लखन सर की लाइफ से जुड़े तमाम क्वेश्चन इस डायरी के अंदर है और सारी चीज़ आज हम सर से जानने वाले हैं, क्या क्या राज सर ने अभी तक छुपा के रखे हैं। तो चलिए करते हैं सर का वेलकम और जानते हैं आगे। जय हिंद सर। कैसे हैं गोलू भाई? बढ़िया सर। बढ़िया है, वाह सर। इस डायरी के अंदर कई सारे क्वेश्चन हैं जिनसे आप अभी तक बचते हुए आए। सारे क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो ऐसा लिख क्या लिया भाई, ये तो बता दे। आपको अभी हम एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और सही देना है। सही देना है, बिल्कुल सही देना है। तो सारी चीजें, कई स्टूडेंट है जैसे हम भी है, काफी लंबे समय से इस पे हमारी रिसर्च चल रही है। कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो आप बताइए। कई सारे बच्चे जानने के लिए उत्सुक है कि आखिरकार जर्नी कैसी रही आपकी। अपनी तो जिंदगी पूरी खुली किताब है गोलू जी, आप जो चाहे पूछिए। बिल्कुल सर। तो सर शुरुआत करें? यस बिल्कुल सर। क्वेश्चन है आपसे कि जैसे मैं मेरा ही बोलूँ तो घर में मेरा निकनेम है गोलू, तो आपका ऐसा कोई निकनेम घर पे जिससे घर वाले आपको बुलाते हैं? जैसे घर में मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ, तो मालवा में जनरली क्या होता है, जो बड़ा बेटा होता है उसको बड़ा के बुलाते हैं, ले बड़ा तू ये काम कर दे। जी, तो बस वही निकनेम है कि ऐसा कोई निकनेम नहीं है मतलब? हाँ, मतलब वही बड़े भाई की भूमिका में भी हूँ ही, तो चल ही रहा है। ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन की अगर सर हम बात करें तो अगर आप जैसे अभी फिलहाल आप टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग के अलावा और कोई पैशन आपका जिसमें आपको पहले इंटरेस्ट था कि अगर टीचिंग नहीं तो वो हम करते? मुझे एंकरिंग का बड़ा शौक था, तो शायद इसीलिए मैं यूट्यूब पे क्लास भी लेता हूँ। तो क्लास जब ले रहा होता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, तो कई बार क्लास पढ़ाते पढ़ाते मुझे बहुत सारे गाने भी याद आ जाते हैं। तो मतलब ऐसे ही है कि वो। तो क्लास के अंदर आप गाना भी गाते हैं सर? गाने नहीं गाते हैं, ऐसे कोई वर्ड होते हैं जैसे इंग्लिश में तो जनरली हम एंटोनिम सिनोनिम पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को। तो एंटोनिम सिनोनिम वो वर्ड बेस्ड, क्योंकि गाने तो शब्दों पे आधारित ही होते हैं, तो वो गाने के बेटा देखो वो गाना सुना होगा तुमने इस तरह से। तो अभी आपको क्या लगता है सर, टीचिंग बेस्ट है या आपका एंकरिंग बेस्ट है? दोनों में से अगर आपको एक चीज मिले करने को तो आप क्या करेंगे? अब तो टीचिंग में इतना आगे आ गए हैं कि एंकरिंग के बारे में सोच भी नहीं सकते, तो ऑब्वियस सी बात है कि टीचिंग ही बेस्ट है। ठीक है सर। स्टूडेंट लाइफ में आपका और कोई शौक ऐसा रहा? स्टूडेंट लाइफ में शौक का मतलब ऐसा कुछ तो नहीं रहा। स्टूडेंट लाइफ में एक ही शौक था, मैं 6ठी क्लास से जो है विविध भारती पर समाचार सुनता था, तो टीवी पे समाचार सुनने का बड़ा शौक था। साथ ही जो है अखबार पढ़ने का बड़ा शौक है, उसमें वर्ग पहली जो आती है उसको भरने का शौक था। मतलब जो शौक थे वो भी सब पढ़ाई लिखाई संबंधित ही थे। हाँ, एक शौक था क्रिकेट खेलने का, और घर वालों ने सब काम करने दिए, क्रिकेट मुझे नहीं खेलने दिया कभी। तो क्रिकेट सर आप खेलते, तो आपका भी कोई बेस्ट प्लेयर जिसे आप पसंद करते हैं? अभी तो जैसे काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हर दिन, हर मतलब एक मानो 6 महीने में कोई ना कोई नया प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर आ ही जाता है। मुझे सुमन गिल में पता नहीं क्यों सचिन जैसी झलक लगती है, और बाकी भी कई सारे हुए हैं। जब मैं शुरुआत से देखता आ रहा, सचिन के ज़माने से सचिन, सौरभ, गंभीर, सहवाग, फिर थोड़े दिन विराट कोहली, धोनी, रोहित शर्मा, ये सारे अच्छे ही लगते। तो सर बैटिंग या बॉलिंग क्या पसंद था? बैटिंग ही करते हैं जनरली। हिंदुस्तान में बॉलिंग करता क्यों कौन है? अंग्रेजों के ज़माने में बहुत बॉलिंग की है, तो शायद अब हिंदुस्तानियों को, बहुत सारे लोगों को बैटिंग करना ही पसंद। मतलब वो सही है सर, जैसे गाँव में मैच खेलते तो बैटिंग आना चाहिए, मतलब बैटिंग आना चाहिए और वो आउट नहीं हो तब तक खेलने दे, ऐसा। और कई बार तो ये भी होता था कि अगर बैट मेरा है तो सबसे पहले बैटिंग भी मैं ही करूँगा, और कई बार तो कोई होता था कि अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आउट है तो आउट भी नहीं मानना, वो सारी चीज़ चलती थी। सर जैसे स्कूल लाइफ की आप बात करते हैं, जैसे अभी फिलहाल बच्चे बोलते हैं जैसे प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर पढ़ने का, तो ऐसे जैसे पेरेंट्स अभी बच्चों पर दबाव बनाते, तो ऐसा है कि आपको कुछ उस टाइम फैमिली ने प्रेशर बनाया आपके ऊपर कि नहीं पढ़ना ही है, कि जॉब करना ही है? देखिए, एक शब्द होता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप अपनी जवाबदारी को किस तरह से निभाते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ में आपके ऊपर और क्या जवाबदारी है? एक ही तो जवाबदारी है, पढ़ना। और अगर उस एक जवाबदारी को आप ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं तो फिर तो गलत है। और पहले भी प्रेशर जैसा ये स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर, डिप्रेशन, ये सारे वर्ड जो है अभी पिछले कुछ टाइम में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, क्योंकि लोग इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो कुछ नहीं है, बच्चा अगर 10th पास होकर के 11th में जा रहा है और अगर वो PCM अपनी मर्जी से ले रहा है तो
वो एग्जाम का इंतजार क्यों करे कि जब एग्जाम होगा तब पढ़ने बैठूंगा। आज से ही पढ़ाई करेगा तो किस बात का प्रेशर। नहीं सर, जैसे शौक की बात होती है कि मुझे इस चीज़ का शौक है, इस फील्ड में जाना है, तो मतलब क्या उसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? सामान्यतः ये होता है कि बच्चों को जो एक्सपीरियंस होता है वो एज के बराबर ही होता है, जितनी उम्र होती है उतना अनुभव होता है। उस अनुभव में बच्चा अपने पीयर ग्रुप से काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है, कुछ चीज़ें वो देख लेने के बाद से उन्हीं के पीछे पड़ जाता है, जबकि पेरेंट्स को उनकी एज के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस रहता है। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं। कई बार पेरेंट्स उन चीज़ों के लिए मना करते हैं जो पेरेंट्स ने अपने जीवन में होती हुई नहीं देखी है, जी। और कई बार बच्चा उन चीज़ों के लिए जिद करता है जो वो अपने सामने होते हुए देखता है, तो वो एक गैप होता है। इसमें दोनों चीज़ें हैं कि बच्चा पेरेंट्स को विश्वास दिलाए कि जो मैं करना चाहता हूँ वो सही रास्ता है, दूसरा पेरेंट्स उसको समझने की कोशिश करें कि बच्चा जो चाहता है वाकई वो सही है, और जब दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो तो आगे बढ़ जाता है। एक और इसमें बड़ी बात है कि पेरेंट्स बच्चों की जिद के आगे कुछ चीज़ें उनको दिला देते हैं, और फिर जब बच्चा फेल होने लगता है तो पेरेंट्स कहते हैं कि ये तूने ही चूज़ किया था, ये तेरा निर्णय है, तो अब तू ही जान। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बच्चे का निर्णय है वो पेरेंट्स का निर्णय है, और जो पेरेंट्स का निर्णय है वो बच्चों का निर्णय। अगर दोनों मिलकर करेंगे तो सर आपकी स्टूडेंट लाइफ में पेरेंट्स का कितना सहयोग मिला आपको? सब कुछ पेरेंट्स की बदौलत है। पेरेंट्स के बिना कोई आगे बढ़ सकता है क्या? मुझे नहीं लगता। पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, और हाँ, जिस बच्चे का ग्रैंड पेरेंट्स से कोऑर्डिनेशन अच्छा है, दादा दादी से अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति कहीं भी रुकेगा नहीं। वो सर एक चीज, जैसे गांव से रहते हैं तो घर में झगड़े भी होते हैं भाई बहन से, तो ऐसा कोई आपका बचपन में झगड़े होते थे? छोटा परिवार था और भाई मेरा छोटा था, तो अब है ही मेरे साथ में ही है। शुरुआत में बहुत जिद्दी था वो, तो हम लोग जो है गांव में भुट्टे खा ही जाते हैं बारिश के समय। तो एक बार ऐसा हुआ था कि पहला भुट्टा जो सिक रहा है उसको कौन खाएगा, तो वो गांव में जो भुट्टा होता है उसको सलाई में पिरो के फिर चूल्हे में सेका जाता है। तो वो छोटे ने एक बार क्या किया कि वो बड़ा जिद्दी था, और भुट्टा शायद मैं ले रहा था और वो नहीं चाहता था कि मैं लूँ उसको, तो उसने भुट्टा निकाला और सलाई मेरे हाथ पे चिपका दी थी। तो वो अभी भी निशान है। बट वो बचपना है। अभी भी हम कई बार जो है छोटे बच्चों को कहते, देख तेरे चाचू इतने जिद्दी थे, उन्होंने मेरे को ऐसे मार दिया था। तो बचपने की चीज़ें। सर जो भी आपसे स्टूडेंट पढ़ते हैं, अगर उनको आपका फेवरेट होना है तो वो क्या करे ऐसा कि आपका फेवरेट हो सके? वैसे तो आप सारे स्टूडेंट को बहुत प्यार करते हैं, पर फिर भी जैसे स्टूडेंट की इच्छा होती है कि नहीं यार सर के हम फेवरेट बने, तो ऐसा वो क्या करे? जैसे अब हो सकता है आपको कि रिजल्ट अच्छा दे बच्चा, जो भी चीज़ XYZ। नहीं, बच्चे को ये कोशिश नहीं करना चाहिए कि मुझे टीचर का फेवरेट बनना है, क्योंकि बच्चा है तो उसका भी लक्ष्य है कि वो किस लक्ष्य को लेकर के आए। और अगर बच्चा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा और वो सही मेहनत करेगा, तो सिर्फ एक टीचर ही उसको प्यार नहीं करेगा, सारे टीचर्स प्यार करेंगे। और डेफिनेटली ऐसा नहीं कि अगर वो बहुत अच्छा कर रहा है तो ही सारे टीचर्स प्यार करते हैं। जनरली जो बच्चे होते हैं टीचर्स का उनसे लगाव होता ही है, पर आप टीचर्स के फेवरेट बनने की कोशिश मत करो। आप जो है अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, टीचर्स ऑटोमेटिकली आपको, जी, यानी कि शिष्य को गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं, गुरु अपने आप शिष्य को ढूंढ लेता है। ओके सर। सर कॉलेज लाइफ में आपको, जैसे बच्चे अभी सबका मेन क्वेश्चन यही है, कॉलेज लाइफ में जब आप गए स्कूल से, जहाँ भी आपने कॉलेज लाइफ स्टार्ट की आपकी, तो वहाँ पे आपको किसी से प्यार हुआ या जो भी चीज़ ऐसा बोलते हैं कि अट्रैक्शन हुआ किसी से? देखो, जनरल सी बात होती है कि जब बच्चा जहाँ रहता है, छोटे गांव में रहता है, छोटे कस्बे में रहता है, तो वहाँ से जब वो कॉलेज पढ़ने जाता है किसी बड़े शहर में, तो जाहिर सी बात है खुलापन मिलता है, कोई कंट्रोल नहीं होता है, डेली वो पेरेंट्स का ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है। पर ऐसी कोई बात वहाँ थी नहीं, मतलब कि आपको प्यार हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी जो है सारी चीज़ें घर पे सेटल्ड थी, मेरी सगाई हो चुकी थी पहले ही। दूसरा है कि जो लोग आपके ज़्यादा पास होते हैं, कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे कामों में सहयोग करने लगते हैं, तो हाँ, उनसे डेफिनेटली आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है जी। तो उसको प्यार नहीं कहिए, उसको बॉन्डिंग कहिए। और वो लोग आपकी कई बार मदद भी करते हैं। अगर अच्छे दोस्त है, अच्छा फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल में ऐसा जरूरी नहीं कि लड़का है लड़की है, जो भी है, बट अगर आपके कॉलेज लाइफ में आपका साथ अच्छे दोस्तों ने दिया है, अच्छे लोग अगर आपके ग्रुप में है, पीयर ग्रुप जो आपका है, तो निश्चित तौर पर वो बहुत हेल्पफुल होता है। सर एकेडमी खोलने का ख्याल आपको मतलब कैसे आया? जैसे आपने एकेडमी, अभी फोर्स बहुत बड़ा नाम हो चुका है, तो इसको खोलने का ख्याल कैसे आया आपको कि नहीं एकेडमी स्टार्ट करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जितने बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिनकी शुरुआत हुई होगी, तो शुरुआत शायद अपने आप ही हुई होगी। कोई व्यक्ति ने ऐसा उसको शुरू करते समय ये नहीं सोचा होगा कि मुझे इतना बड़ा नाम कमाना है या मुझे इतना बड़ा करना है, क्योंकि जब वो स्टेज होती है जिसमें आप शुरुआत कर रहे होते हो, तो उसमें आपका इतना बड़ा इमेजिनेशन होता नहीं है। पर हाँ, ये है कि जिस भी छोटे से काम को अगर आप शुरू कर रहे हो और उसको शिद्दत से करते हो, पूरा मन लगा करके उस काम को करते हो, तो फिर निश्चित तौर पर वो बड़ा होता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सर 12th पास आउट करने के बाद आपका मेन टारगेट क्या रहा? 12th मैंने, इसमें एक बड़ी अच्छी जर्नी है कि जब मैं 10th पास हुआ, 10th मेरा अच्छा परसेंटेज था, तो
मैं 11th में PCM लेकर के पास के ही एक शहर में चला गया था और वहाँ मुझे अकेले रहना पड़ रहा था घर छोड़ करके। तो मेरे को होम सिकनेस थी, मतलब घर से बहुत प्यार था। दादा दादी मम्मी पापा चाचा चाची बहुत प्यार करते थे, क्योंकि घर में सबसे बड़ा मैं ही था। तो मैं चाहता नहीं था वहाँ रहना, तो मैं बहुत बहाने मार करके और फिर घर आया। और एक उसमें बड़ा बहाना था कि मुझे, चूँकि मैंने मैथमेटिक्स लिया है, अब मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, तो अब मुझे जो है बायोलॉजी लेकर के डॉक्टर बनना है ऐसे करके। तो घर वालों को थोड़ा सा मैंने, पता नहीं उसमें उनको गुमराह किया, क्या बोलेंगे उसको, पर मैं कुछ नहीं था, घर रहना चाहता था। फिर मैंने बायो लेकर के पढ़ाई किया, और बायो लेकर के पढ़ाई करने के बाद में फिर मुझे जनरली जब आप 12th क्लास में होते हो, फिर वहाँ टीचर से गाइडेंस लेते हो, क्या करना है कैसे करना है, तो तरह तरह के गाइडेंस मिलते हैं। तो मुझे भी एक अच्छा गाइडेंस मिला, और जिन्होंने गाइड किया था उन्होंने बताया कि सिर्फ बायोलॉजी के बाद डॉक्टर और नर्सिंग सर्विस में जाना ही एकमात्र ऑप्शन नहीं है, कई सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें रिसर्च की गुंजाइश होती है, रिसर्च की बहुत ज़्यादा एरिया है, तो आप वहाँ जा सकते हो। तो फिर मैंने माइक्रोबायोलॉजी चुना, और फिर मेरा ये था कि अब मुझे या तो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर बनना है या फिर साइंटिस्ट बनना है। और हम कॉलेज में जब थे उसी समय हमने फिर इस तरह के प्रोजेक्ट करना भी शुरू कर दिया। सर जैसे गाइडेंस की आपने बात करी, तो वो कितना लेना सही है? जैसे स्टूडेंट जनरली जैसे पूछते रहते हैं, तो कितना सही है, कितना कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके? देखिए, गाइडेंस का तो बहुत बड़ा रोल होता ही है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपको कोई चीज़ सुझाव देते हैं और उसमें आपके इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ जब उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो एक ठप्पा लग जाता है। और जब कोई अनुभवी व्यक्ति आपके डिसीजन के साथ खड़ा हो जाता है, तो फिर आप बेफिक्र होकर उसको कर सकते हो, क्योंकि परफॉर्म आप करते हो, रिजल्ट की परवाह नहीं होती। पर ये गाइडेंस देने वाले सही हो? हाँ, वो तो एक जरूरी बात है। दूसरी बात ये कि आप गाइडेंस के लिए 10 जगह भटकोगे तो उसमें फिर थोड़ा सा दिक्कत होती है। एक दो लोग होते हैं, चूंकि हम बचपन से फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक जब क्लासेस पढ़ रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ लोग ऐसे हमारे संपर्क में बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं, जिनकी बातें हम ऑलरेडी मानना शुरू कर देते हैं। सर रिस्क की अगर बात करें, तो आपके अकॉर्डिंग कितना सही है रिस्क लेना? रिस्क नहीं लोगे तो काम कैसे चलेगा? रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। मैंने कम से कम 16-17 नौकरियां छोड़ी होगी, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला करके। मैं तो 12th पास जब हुआ था, उसके तुरंत बाद ही मुझे वर्ग 3 संविदा शिक्षक में मेरा चयन हो गया था। फिर घर वाले ने बोला लड़के अभी पढ़ ले नौकरी। नहीं सर, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए, कि कुछ ना कुछ ऐसा कि हाँ ऑप्शन भी रहे और साथ में आपकी रिस्क भी चलती रहे। मेरा ऐसा मानना है, जब आप रिस्क लेने की स्टेज में होते हो तब आप कैलकुलेट शायद नहीं कर पाते हो। आपके पास में 2 ही ऑप्शन होते हैं, यस और नो, बीच का कोई कैलकुलेशन होता नहीं है। आप धोनी की तरह कोई क्रिकेटिंग शॉट नहीं खेल रहे हो कैलकुलेट करके रिस्क लो। वो एक ऐसा टाइम होता है जिसमें करना है या फिर नहीं करना है, यस और नो। तो फिर सर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम जॉब की अगर बात करें, जैसे गाँव के जो स्टूडेंट अधिकतर सभी का टारगेट रहता है कि 12th के बाद कहीं जाएंगे बाहर और गवर्नमेंट जॉब लेंगे। आपने गवर्नमेंट जॉब ड्रॉप की, उसके बाद ऐसा आपको लगा आगे को कि डर कि आगे और आगे क्या होगा और कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? देखिए, जब परिवार साथ रहता है और अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो फिर आप इस तरह के रिस्क ले सकते हो। और उस समय डर भी नहीं लगता है, क्योंकि उम्र बहुत छोटी होती है, आपको भविष्य की बहुत सारी चिंताएं नहीं होती है। और डरा आप ज़्यादा दिया गया है कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। शायद ऐसा कहा जाता है कि आज भी देश के जो बेस्ट ब्रेन्स हैं वो सब प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हर व्यक्ति की और हर परिवार की। हाँ, हालांकि उस परिवार के लिए जॉब सिक्योरिटी की बहुत बड़ी चिंता होती है, जिसमें अभी बहुत संघर्ष चल रहा है। तो दोनों चीज़ें हैं। नहीं सर, जैसे अभी फिलहाल जैसे अभी तो क्या बच्चा जॉब के लिए पढ़ाई करता है, पर अभी ऐसा आपको नहीं लगता कि बच्चा सिर्फ जॉब के लिए ही पढ़ाई कर रहा है? माहौल ही ऐसा है, करेगा क्या? माहौल ही ऐसा है। पहले, हाँ, पहले और अभी भी जहाँ व्यवस्थाएं ठीक है वहाँ व्यक्ति नॉलेज के लिए पढ़ रहा है। पर देखिए, भूखे पेट कुछ नहीं हो सकता, तो सबसे पहले इंसान पेट का इंतजाम करेगा, और अगर पेट का इंतजाम उसका हो गया तो वो ज्ञान भी ग्रहण कर लेगा। तो परिवारों में भी बहुत दिक्कतें हैं, इसलिए व्यक्ति की पहली प्राथमिकता तो यही है कि मैं जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई करूं और उसमें मुझे जॉब भी ऐसा मिल जाए, भले सैलरी कम मिले पर वो परमानेंट हो। और सर एक जैसा बच्चा, जैसे हम बोलते हैं कि आप पहले जॉब ले लो और कुछ बड़ा आपको करना है, तो एक मतलब इनकम का आपका सोर्स हो और फिर आप बड़ा कर सकते हो, तो ऐसा हो सकता है बच्चों के साथ? छोटी छोटी चीज़ों को उलझ के फिर आप बड़ी चीज़ों पे जाओ, ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। क्योंकि आपके लिए वो जॉब छोटी हो सकती है, पर उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है जी। अगर आप टाइपिंग का काम भी कर रहे हो, अगर आप क्लर्क भी हो, अगर आप कांस्टेबल की पोस्ट पे भी हो, तो वो आपके सोचने के हिसाब से छोटी हो सकती है, और उस जॉब का जो रोल है वो तो आपको डेफिनेटली निभाना ही पड़ेगा जी। और जब आप किसी जॉब का रोल निभा रहे हो तो फिर आप आगे के लिए पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो ही जाता है। डेफिनेटली होता है, क्योंकि आपको कोई रिक्रूट करने के बाद बिठाएगा तो नहीं जी। और जब आप काम करोगे, 9-10 घंटे काम करोगे, तो फिर उसके बाद तो फिर आप अपने लिए कितना टाइम निकाल सकते हो या आप तय कर सकते हो। हालांकि ऐसा नहीं कि लोगों ने नहीं किया, डेफिनेटली कई सारे लोग ऐसे हुए हैं
जिन्होंने एक जॉब के साथ पढ़ाई किया है और वो आगे बड़े पदों पर पहुंचे। अब सर जैसे इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो फोर्स डिफेंस एकेडमी में भी एमपी से लेकर इंडिया लेवल तक पहुंच चुका है, तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? पूरा श्रेय टीम को जाता है, क्योंकि टीम के बिना संभव है ही नहीं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, आपने सुना है, तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये सभी भाइयों की मेहनत, जो टीचर्स हैं, जो सपोर्टिव स्टाफ है, और अधिकतर लोग शुरुआत से जुड़े। सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि जितने लोग जुड़े हैं, ये कारवा जो है इसमें लोग जुड़ते गए हैं, कम नहीं हुए हैं। और व्यवहार भी ऐसे ही है, नेचर भी ऐसे ही है कि जिसको एक बार जोड़ लिया उसको छूटने नहीं देते हैं पीछे। तो सर अभी फोर्स एकेडमी में मतलब कितने जो है अब बड़ी हो चुकी, कितने लोग यहाँ पर अभी पहुंच चुके हैं? 50 लोग तो लगभग कार्यरत हैं ही। तो अभी आगे का क्या प्लान है सर? और प्लान ऐसा, देखिए 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, क्या प्लान है। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि आप किन किन शहरों में अपने ब्रांचेस डालना चाहते हो। नहीं सर, बच्चों के लिए, मतलब बच्चों के लिए तो वही नहीं, मैं सवाल आपके सवाल पर ही आ रहा हूँ। तो हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हम अलग अलग शहरों में बहुत सारी ब्रांचेस डालेंगे या फिर इसको बहुत ज़्यादा शाखाओं में या फ्रेंचाइज के रूप में फैला देंगे। एक ही प्लान है कि जब एनडीए और OTIMA की लिस्ट आए तो उसमें मैक्सिमम नंबर में फोर्स डिफेंस एकेडमी का बच्चा जाए, क्योंकि बच्चों का सिलेक्शन जो है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, माहौल पे डिपेंड करता है। और आज हम स्थिति में है कि हमने एक बहुत अच्छा माहौल बना दिया। FCAT का रिजल्ट जब आ रहा है तो 29 बच्चे एक ही बैच से सिलेक्ट हो रहे हैं। एनडीए का रिजल्ट आता है, एक ही 3-4 महीने गैप से 14-15 बच्चे रिकमेंड हो रहे हैं। इसमें कर्नल साहब, कमांडर विकास यादव सर, PVC योगेंद्र जी, इन सबकी बड़ी भूमिका है, क्योंकि ये लोग हमें एक मेंटर की तरह गाइड करते हैं और पूरी टीम इनके साथ में चलती रहती है। टारगेट एक ही, मतलब सिलेक्शन ही टारगेट है, और ये आज से नहीं हमेशा से रहा है। गोलू भाई, आप तो फोर्स के विद्यार्थी रहे हो जी, तो आप भी जानते हो कि आपकी बैच के उस समय कितने लोग सर्विस में हैं। जी सर बिल्कुल। तो मतलब आज आप भाई तो पहले से ही हो, पर आप जानते हो कि मतलब क्या रहा है। हमेशा से एक ही उद्देश्य रहा है कि स्टूडेंट जो है वो संतुष्ट होने चाहिए, और स्टूडेंट का सेटिस्फेक्शन उसकी पढ़ाई से ही होता है। तो अगर वो पढ़ाई से संतुष्ट है तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। जी सर, अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है सैलरी को लेके। जैसे आपको फर्स्ट सैलरी अगर मिली है तो उसका यूज आपने दोस्तों में या फैमिली के लिए या पर्सनल अपने लिए या मैडम के लिए, किसके लिए आपने वो यूज किया? देखिए, पहली सैलरी आई तो उसके पहले तो पूरा खर्चा घर से आता था। तो वो पहली सैलरी जब आई तो उसमें यही था कि पहली सैलरी आ गई है तो अब जो है हमें घर से पैसे बुलवाने नहीं पड़ेंगे। मतलब एक पहली खुशी ये थी कि अब घर वालों पर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, तो घर वालों को इसका जो है अलग से व्यवस्था करनी नहीं पड़ेगी। तो जो पहली सैलरी आई थी बहुत, मतलब उसको बहुत छोटा तो नहीं कह सकते कि उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छी थी वो, बट यह है कि वो खुशी का माहौल था। और चूंकि सब भाई लोग मेरे साथ में रह करके पढ़ाई कर रहे थे, तो फिर उस सैलरी से हमने हमारी पढ़ाई, भाई की पढ़ाई, ये सब किया। स्पेशली कुछ नहीं किया, बीवी के लिए कुछ नहीं खरीदा। पार्टी सर? पार्टी से तो आज तक दूर है। इंदौर में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, कई शादियां होती है, कहीं नहीं जाता हूँ। 9 बजे के बाद एकेडमी सीधे घर जाता हूँ और 2 रोटी खा के सो जाते हैं सर। ये पार्टी में तो विश्वास। सर एक बात और है कि अगर आपको ऐसा बोला जाए कि आपको घर में किन से डर लगता है, तो कोई है ऐसा जिससे आपको मतलब डर लगता है घर में, कि हाँ ऐसा कुछ करेंगे तो? डर नहीं लगता है, जैसे पढ़ने में तो शुरुआत से ही ठीक रहे हैं, तो ऐसा नहीं। डर एक ऐसा है कि डर एक 2 तरह के डर होते हैं। एक तो मार पीटने का डर होता है, तो वो तब होता है जब आप बहुत ज्यादा उल्टे काम करते हैं। एक डर होता है कि आप रेस्पेक्ट वाला डर होता है कि जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो, उस डिसीजन में अगर आप सफल नहीं हुए तो क्या होगा। तो कई बार ऐसे घटनाएं घटती, कई बार ऐसे इंसिडेंट्स भी आते हैं कि हमारे हाथ से कुछ चीजें गड़बड़ हो जाती है और आप डर रहे होते हो, आप पेरेंट्स को बातें शेयर नहीं करते हो, और पर एक टाइम आता है जब आपको बताना ही पड़ता है, तो आप उसका रिएक्शन काफी कुछ सोच के रखते हो कि ये बात जब पेरेंट्स को पता चलेगा तो बम फूटेगा। और फिर जब आप शेयर करते हो तो 1-2 बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि मैंने बहुत समय तक चीजें नहीं बताई, 1-2 महीने तक, और फिर जब उनको बताई, क्योंकि बताई इसलिए कि डर लग रहा था तो पता नहीं क्या बोलेंगे, क्योंकि आज भी पिता तो पिता ही, आपकी उम्र चाहे जो भी हो जाए, और पिता तो पिता ही है। तो जब मैंने बताया तो उनका जो रिस्पॉन्स आया वो ये आया कि उनके रिस्पॉन्स से समझ में आया कि शायद वो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानते हैं, और शायद अब उनको पूरा फेथ है, पूरा भरोसा है कि बच्चे जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं, और जो कुछ गड़बड़ होती, गलती होती है तो गलतियां इंसान जानबूझ के नहीं करता है, अच्छा करने के प्रयास में ही गलतियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें सर, तो मतलब सबसे ज्यादा प्यार आप किससे करते हैं? सबसे ज्यादा प्यार में तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना मतलब मुश्किल है। जैसे जो पत्नी का प्यार है वो आप भाई को नहीं दे सकते, भाई का प्यार है वो पत्नी को नहीं दे सकते, बच्चों का प्यार है वो आप किसी और को, मतलब सभी से आप, हाँ मतलब जो जीवन का हिस्सा है उन सब से तो वो प्यार है ही है, और साथ में बच्चों से भी उतना ही प्यार है। तो मतलब वो अनकंडीशनल लव है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। सबको अपना अपना प्यार मिल रहा है। मैं खुशकिस्मत हूँ, हाँ मैं खुशकिस्मत हूँ, ईश्वर ने मुझे ये सारी चीजें दी है।
सर जैसे जॉब की अगर हम बात करें तो जॉब के टाइम मतलब आपकी शादी हो गई थी या जॉब लगने के बाद आपकी शादी हुई? नहीं, इस सवाल का जवाब मैं तुम्हारे अगले इंटरव्यू ये लंबी जर्नी है और काफी सारी चीजें हैं। इट विल बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो। नहीं सर देखो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था, जैसे जॉब अगर आपने छोड़ी तो शादी हो गई थी उसके आपके? पहले हो चुकी थी शादी हो गई थी आपकी, तो फिर मैडम का क्या रिएक्शन रहा? वो मेन है, मतलब मैडम ने आपको कुछ बोला जॉब छोड़ने का कि नहीं? देखिए, जब आप उस एज में होते हो तो आपके ऊपर ज्यादा इन्फ्लुएंस तो पेरेंट्स का होता है। तो मतलब ऐसा ही था, मैम वो शी वाज न्यूट्रल कि जो आपको अच्छा लगे वो करो। आज भी वो यही कहती है। मैम का भरपूर सपोर्ट रहा मतलब आपको? हमेशा से ही रहा है। शी ऑलवेज सेज कि जो आपको अच्छा लगे वो करो, क्योंकि आप जो करोगे सही करोगे। सर फेलियर से क्या क्या सीखा जा सकता है? फेलियर से क्या क्या सीखा जा सकता है, मेरा तो ये मानना है कि थोड़ा शिद्दत से मेहनत करो, शायद फेलियर जीवन में आती नहीं है, जो मैंने देखा है। नहीं सर, फेलियर अगर आती भी है तो उससे मतलब सीख के आगे भी बढ़ सकते हैं, ऐसा टाइम होता है। देखिए, स्टूडेंट लाइफ में अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो तो आप निश्चित तौर पर आगे बढ़ते हो। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छे इंसान होते हो, आप अच्छे काबिल इंसान होते हो, आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हो, आपका सिलेक्शन सिर्फ इस वजह से नहीं हो पाता है कि नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड होती है। तो जब सीट्स लिमिटेड है और अगर उस वजह से आप उस मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पा रहे हो, तो इसका मतलब आप फेल इंसान नहीं हो गए हो। बस ये कि आपने एफर्ट्स किए थे और आपको थोड़ा सा और पुश करना है ताकि आप आगे जा सको। तो वही चीजें हैं कि, और ऐसा इंसान अगर पढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो निश्चित तौर पर सीखता ही। हाँ, खाली ये कि जो समाज में इस तरह के वर्ड्स होते हैं, डिप्रेशन और ये सब, इन सबको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हर इंसान होता है जिसका टफ टाइम आता है। आप कुछ भी करिए, ऐसा नहीं कि आप ये काम करोगे तो आपका टफ टाइम नहीं आएगा, कोई दूसरा करोगे तो टफ टाइम आ जाएगा, ऐसा नहीं। आप व्हाटएवर यू विल डू, तो संघर्ष तो हर जगह है। हमने भी जब एकेडमी शुरू किया तो संघर्ष था, खूब संघर्ष था। सरकारी नौकरियां छोड़ दी, प्राइवेट नौकरी छोड़ दी, संस्थान बड़ा हो गया, उसको पूरे साल भर रन करना। जब शुरू चला रहे थे तो एक्सपीरियंस नहीं था किस तरह से मॉनिटरी व्यवस्थाएं करना है, पर वो सारी चीज़ें आती जाती धीरे धीरे। जब तक आप कूदोगे नहीं, तैरना नहीं सीखोगे, और अगर एक बार कूद गए तो तैरना आ गया तो फिर। एक लास्ट क्वेश्चन सर, ऐसा कोई फ्रेंड आपका जिससे आप बिना झिझक, बिना कुछ सोचे समझे सारी बात आप शेयर करते हैं? मुझे लगता है कि स्कूल के कुछ दोस्त होते हैं, पर स्कूल के बाद में ऐसा होता है कि चूंकि स्कूल तक आपका वो जो लेवल होता है वो आपकी आगे की लाइफ में ज़्यादा उसका रोल होता नहीं है, तो स्कूल के दोस्त तो कई बार वहाँ छूट जाते हैं। पर हाँ, कॉलेज लाइफ आपकी एक ऐसी लाइफ होती है जहाँ आपके जो दोस्त होते हैं वो बिना स्वार्थ के दोस्त बनते हैं, और वहाँ वो आपको काफ़ी मदद भी करते हैं अगर आप अच्छे दोस्तों के साथ रहे हो तो उसी टाइम के एक दो दोस्त हैं जिनके साथ में बातें होती हैं और बिना झिझक के सारी बातें शेयर होती, सब कुछ वो भी हमको बताते हैं, हम भी उनको बताते हैं। और ये है कि दोस्त तो मेरा भाई जो है छोटा, वही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मतलब ये है कि हम लोग जो है अगर 24 घंटे का है तो सोने के अलावा जो ज़्यादा टाइम है, मैक्सिमम टाइम हम दोनों एक साथ में रहते हैं सर। तो वो तो भाई है, वही दोस्त है वही भाई है, तो वहाँ कुछ लुका छिपी का कोई खोला है नहीं। तो सर बहुत बहुत थैंक यू आपको, आपने समय निकाला इन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और एक कोई लास्ट मैसेज स्टूडेंट के लिए आपका, जो भी अभी जैसे आने वाली एनडी के एग्जाम में या जो भी आर्मी के एग्जाम से, उनके लिए कुछ आप बोलना चाहें? नहीं, बच्चों को बस यही करना है कि देखो, एक झरना जब जहाँ से शुरू होता है, तो झरना जहाँ से शुरू होता है वो बहुत छोटी जगह होती है। आप देखिए, बड़ी बड़ी नदियों के भी अगर आप उद्गम स्थल देखेंगे तो उद्गम स्थल बहुत छोटे से स्थान से शुरू हुआ है, पर जब वो शुरुआत हो जाती है और जब बहने लगता है तो वो कारवा जब बढ़ता जाता है तो जो झरना है वो भी बड़ा स्वरूप ले लेता है, बड़ा सुंदर हो जाता है। इस तरह से नदी भी आगे चल करके बहुत बड़ी होती है। तो ठहरना नहीं चाहिए, क्योंकि ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, और समय जरूर लगता है। हर काम समय मांगता है, क्योंकि हर चीज की कीमत है। आप जो पाना चाहते हो उसकी कीमत तो आपको चुकाना पड़ेगी। अगर आपने कीमत नहीं चुकाई है तो लोहा है तो वो आपको 100 रुपये किलो ही मिल जाएगा। अगर आपको सोना चाहिए तो उसकी कीमत है, और अगर आपको डायमंड बनना है तो फिर उसकी कीमत है, क्योंकि वो जो हीरा जो है कोयले खदान में से निकलता है, कितना वहाँ वो सहन करता है चीज़ें। तो वही है, बस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में। और दूसरा ये कि एक और बड़ी चीज़ ये है कि खुद का आकलन करें। अगर हमारी क्षमता 20 किलो वजन उठाने की है तो हम 18 किलो अगर उठाने की कोशिश करेंगे शायद बहुत आसानी से उठा लेंगे। जी। अगर हमारी क्षमता 20 किलो उठाने की और अगर हम 50 किलो के पीछे जाएंगे तो शायद हम अपने आप को पूरा एग्जॉस्ट कर लेंगे। और ये चीज़ें हैं, तो स्वयं की क्षमता का आकलन करें। और क्षमता का आकलन करना बड़ा सरल है कि आपके एकेडमिक्स में कैसे रहे हो, आप पिछली क्लासेस में किस तरह से परफॉर्म करके आए हो, उस परफॉर्मेंस को इस बच्चे को समझ में आ जाता है। दूसरी एक और बात कि ऐसा नहीं है कि आपकी पुरानी मार्कशीट है वो एकदम ठप्पा है कि वही आपका भविष्य बता रही है। इंसान तो जिद्दी है। जब राजा भागीरथ जो है जिद करके माता गंगा को स्वर्ग से जमीन पे ला सकते हैं, और जो है लोग पहाड़ काट के रोड बना सकते हैं, तो हमें तो सिर्फ हमारा ही करियर बनाना है। तो
इट्स नॉट सो टफ। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर।